नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल अफगानिस्तान तालिबान को लेके, भाई देखिए इसके बारे में काफ़ी बात हो रही है, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं बात करने के लिए, तो ये अफगानिस्तान तालिबान वाला टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ। काफ़ी आर्टिकल्स बना चुका हूँ, काफ़ी आगे भी बनेंगे और एज सच यहाँ पे कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बता रखा है। नेक्स्ट, तोक्तो यॉस एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट। देखिए ये अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है यशोबंता परिडा और जोईता राय चौधरी ने। ये असिस्टेंट प्रोफेसर से इकोनॉमिक्स ऑफ फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे। इनका एक्चुअली में बताना है कि भाई जो साइक्लोन्स है वो साइक्लोन्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं इंडिया में, अच्छे स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। ओवरऑल साइक्लोन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, इस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर से नुकसान कितना होता है, कंपेरेटिवली किसमें ज़्यादा नुकसान है, किसमें कम नुकसान है, और एंड में इन्होंने बहुत कम शब्दों में बता रखा है कि हम इस नुकसान से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके देखेंगे। फिर भाई हमारी पार्लियामेंट में बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं हमारी सरकार से कि ओवरऑल ये अफगानिस्तान की क्राइसिस को लेके हमारी सरकार का क्या रोल है, हमारी सरकार क्या कर रही है। तो मोदी जी ने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये बोला है कि भाई जितनी भी हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं उनको आप ब्रीफ करिए कि सरकार की क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेके, और अफगानिस्तान में जो इवैक्यूएशन हुआ है ये इवैक्यूएशन किस प्रकार से गलत हुआ है। क्या डिप्लोमेट्स को हमको बाद में इवैक्यूएट करना चाहिए था, क्या हमको सिटीजन्स को पहले इवैक्यूएट करना चाहिए था। अब चूंकि हमने डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट कर लिया तो सिटीजन्स पे ध्यान चला गया तालिबान का, अब उनको इवैक्यूएट करना मुश्किल हो रहा है। यूएस आर्मी और जो भी यूके वगैरह की आर्मी है वो काबुल एयरपोर्ट से बाहर निकल नहीं पा रही, हमारी आर्मी वहां पे है नहीं, हमारी सारी फोर्सेस हट चुकी है, हमारे नागरिक वहां फंस से गए हैं, और जो अफगान हिंदू जो सिख्स हैं वो तो फंसे ही हुए हैं। तो उनको निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। फिर बॉन्डिंग राइट्स, देखिए ये आर्टिकल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रीजन भी ये रिसेंटली अभी एक वर्चुअल समिट हुई थी, सोनिया गांधी जी ने इसको हेड किया था 19 अपोजिशन पार्टीज की, उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपसे राय पूछी थी कि भाई आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पे एक स्ट्रांग कोalition होना चाहिए या कमजोर कोalition होना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर देना भूल जाऊँ तो आप कमेंट में मुझे याद दिला देना, मैं डाल दूंगा। तो अलग से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट एक आर्टिकल ये मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, द इंडियन इकोनॉमी स्ट्रगलिंग टू रिकवर। इंपॉर्टेंट है बट एक्चुअली में पॉइंट्स रिपीटेड है, तो इसको सबसे एंड में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखूंगा। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे, देखिए बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप चलाई जाने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है आपके जेर बोल्सोनारो, ये सबसे तगड़े डिक्टेटर है। मतलब है तो ये डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, बट इनका जो काम करने का तरीका है वो डिक्टेटरशिप से कम नहीं है। तो जेर बोल्सोनारो ने ऐसा क्या काम किया यहाँ पे, क्यों इनको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इन सब चीजों को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा जेर बोल्सोनारो वाला, तो इसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो अवंतिका त्रिपाठी ने हमको ज्वाइन किया। अवंतिका त्रिपाठी का सेकंड मंथ है एज अ मेंबर, वेलकम बैक अवंतिका। इलेक्ट्रोफिलियाक ने हमको ज्वाइन किया है। मिश्रा दिवू ने हमको ज्वाइन किया है। नावेद खान ने हमको ज्वाइन किया। नावेद खान के तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे अक्सर कर दिखते रहते हैं। गौरव ठाकुर ने हमको ज्वाइन किया है। स्वप्निल कापसे ने हमको ज्वाइन किया। स्वप्निल कापसे का ये सेकंड मंथ है एज अ मेंबर, वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक स्वप्निल। रौनक कुमार पांडा ने हमको ज्वाइन किया। रौनक कुमार पांडा। नवीश शर्मा ने हमको ज्वाइन किया। नवीश का ये फोर्थ मंथ है एज अ मेंबर, थैंक यू सो मच नवीश फॉर ज्वाइनिंग बैक, वेलकम बैक। देन देबाशीष बनर्जी ने हमको ज्वाइन किया है। निकेत निकेत ने हमको ज्वाइन किया है। IAS सोल ने हमको ज्वाइन किया और हिप हॉप लैंड ने हमको ज्वाइन किया। तो हिप हॉप लैंड, IAS सोल, निकेत निकेत, देबाशीष बनर्जी, नवीश शर्मा 4 months एज अ मेंबर, वेलकम बैक नवीश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रौनक कुमार पांडा आपका इन्होंने ज्वाइन किया। स्वप्निल कापसे सेकंड मंथ एज अ मेंबर। गौरव ठाकुर, नावेद खान, मिश्रा दिवू, इलेक्ट्रोफिलियाक एंड अवंतिका त्रिपाठी सेकंड मंथ एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करते हैं इससे काफी मदद मिलती है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं बट फर्क नहीं पड़ता, जब तक कुछ लोग भी सपोर्ट करने के लिए हैं तब तक आई एम हाईली थैंकफुल। उसके साथ साथ उन लोगों को स्पेसिफिकली थैंकफुल जो फिर रिकरेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज रिकरेंटली ज्वाइन करना दैट हेल्प्स। इसका मतलब ये है कि आप काफी लंबे समय से मेरे फॉलोवर हो, काफी लंबे समय से मेरी वीडियोस देख रहे हो, मेरी वीडियोस आपको बेनिफिट कर रही हैं, तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड फीलिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, अगर अब तक चैनल को शेयर नहीं किया है कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप में से किसी ने तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चालू करते हैं टॉक टॉय यॉस एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट। अच्छा, डेली करंट अफेयर सुबह ही सुबह अपलोड हो गया है, तो उसको भी इसके साथ देखते रहे, वहां पे भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस आती ही रहती हैं।
तो भाई देखिए, अभी सीवियर साइक्लोन्स तौकतोई यॉस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने वेस्टर्न कोस्ट गुजरात में और ईस्टर्न कोस्ट ओडिशा में हिट किया 17 मई और 26 मई को, काफी तबाही मचाई। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट दे रखा है किसका, सीवियर साइक्लोन्स तौकतोई और यॉस का। एक ने हिट किया गुजरात में, एक ने हिट किया ओडिशा में। जबरदस्त नुकसान पहुंचाया इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को और हाउसेस को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टिमेट है कि 199 लोगों की जान गई, 3 करोड़ 70 लाख लोग यहाँ पे अफेक्ट हुए और लगभग 4.3 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे नुकसान हुआ। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ ओवरऑल इन दो साइक्लोन्स के चलते। फिर 0.24 मिलियन हेक्टेयर्स का जो क्रॉप एरिया है वो अफेक्टेड था। लगभग 0.45 मिलियन हाउसेज यहाँ पे अफेक्टेड थे। ओके, 2.5 मिलियन पीपल्स को साइक्लोन शेल्टर्स में और रिलीफ कैंप्स में भेजना पड़ गया। ओवरऑल अर्बन इलाकों में बहुत सारे ट्रीज उखड़ गए। ऑलरेडी अर्बन इलाकों में जो ग्रीन कवर है वो कम है, ट्रीज वगैरह कम है, ग्रीनरी कम है। ऊपर से इस प्रकार के साइक्लोन्स आके जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे होते हैं उसको उखाड़ देते हैं। और कुल मिला के इस कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे इन साइक्लोन्स का आना एक एडिशनल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है राज्य की सरकारों के लिए, क्योंकि कोविड-19 में तो नुकसान हो ही रहा है इकोनॉमी को और उसके साथ साथ इस साइक्लोन के चलते नुकसान, तो वैसे ही राज्य की सरकारों के पास कम पैसा है और मुसीबत। प्लस यहाँ पे हेल्थ कॉस्ट भी आपको असेस करनी पड़ेगी, कितने लोगों को चोटें आई, कितने लोगों को मौत हुई जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान हुआ। ये सारी कॉस्ट भी आप कह सकते हो कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब अगर आप देखोगे तो जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है वहां पे सी सरफेस टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते, और इन जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते आप देखोगे कि डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। पहले भी साइक्लोन्स आते थे, साइक्लोन इज अ नेचुरल फिनोमिना, बट इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं आते। आपको पता होना चाहिए साइक्लोन आने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि साइक्लोन आने के लिए एक लंबे समय तक एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है, अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। तो साइक्लोन को आने के लिए मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप मुझे ये बताइए कि साइक्लोन फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कम से कम इसी बहाने आप साइक्लोन से रिलेटेड वीडियोस तो देखोगे, साइक्लोन टॉपिक तो कंप्लीट करोगे। तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन। वैसे तो मैंने आपको एनसीईआरटी में साइक्लोन, एंटी साइक्लोन सब पढ़ा रखा है, आपको कितना आइडिया इन चीजों के बारे में यहाँ पे असेस करते हैं। अब अगर देखा जाए तो हर साल 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। अब ये बैकग्राउंड से इतना नॉइज आ रहा है, अभी ये मच्छर मारने वाली जो मशीन वाले आते हैं ना, इतनी तेज आवाज करती है, वो सब बाहर मार रहे हैं, तो उसके चलते बैकग्राउंड में आवाज आ ही रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ दबाने की, सारे कमरे दरवाजे बंद करके बैठा हूँ, तब भी आवाज बहुत तेज है। चलिए कोई नहीं। तो ओवरऑल 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में, जिसमें से 2 से 3 बड़े खतरनाक हो जाते हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 96 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से, और इसमें लगभग 262 मिलियन पीपल एक्सपोज्ड है साइक्लोन्स और सुनामीज को। मतलब लगभग 26 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड है, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर इससे अफेक्टेड है और बहुत बड़ा नंबर इसके प्रति वल्नरेबल है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने और यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में ये एस्टिमेट किया था कि भाई 2050 तक स्टॉर्म्स और अर्थक्वेक की वजह से इंडिया के लगभग 200 मिलियन सिटी रेजिडेंट्स, यानी लगभग 20 करोड़ रहने वाले लोग शहरों में, दे विल बी एक्सपोज्ड टू स्टॉर्म्स एंड अर्थक्वेक्स। कब तक? 2050 तक। ये पहले वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेट कर चुके हैं। अगर साइक्लोन्स आने की बात की जाए तो इंडिया में 1891 से लेकर 2020 के बीच में 313 साइक्लोन्स आए हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे, जिसमें से 130 साइक्लोन्स को सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स कैटेगराइज किया गया। वेस्ट कोस्ट पे लगभग 31 साइक्लोन्स आए हैं, 282 साइक्लोन्स ईस्ट कोस्ट पे आए। पहले तो क्या था कि वेस्ट कोस्ट पे कम साइक्लोन्स आते थे, ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा आते थे। अब टेंडेंसी देखी जा रही है कि वेस्ट कोस्ट पे बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं। अब इसमें ब्रेकअप देखोगे तो उड़ीसा कोस्ट पे 97 साइक्लोन्स, आंध्र प्रदेश 79, तमिलनाडु 58, वेस्ट बंगाल 48, गुजरात 22, महाराष्ट्र गोवा 7, केरला 2। मतलब वेस्टर्न एज पे थोड़ा कम दिख रहे हैं और ईस्टर्न एज पे भाई आपके बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो नेचुरल डिजास्टर्स में बात की जाए तो साइक्लोन्स इज द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट फिनोमिना। ठीक है ना, सेकंड मोस्ट, मतलब इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं उसमें से 15% साइक्लोन्स है। सेकंड मोस्ट नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ठीक है भाई, 1999-2000 के टाइम पीरियड में। फिर इसी टाइम पीरियड में 1999-2020, सॉरी 1999 से 2020 की बात हो रही है, इसी 1999 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड में इन साइक्लोन्स की वजह से 12,388 लोगों की जानें गई हैं, और अगर पैसों में डैमेज को देखा जाए तो ओवरऑल $32,615 मिलियन का नुकसान हुआ।
तो इसको अगर आप बिलियन में कन्वर्ट करोगे तो $32 बिलियन यहाँ पे हो जाता है। तो साइक्लोन्स आर द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव। अगर नुकसान को एसेस किया जाए तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उन नेचुरल डिजास्टर्स में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कॉस्ट के मामले में तबाही मचाते हैं साइक्लोन्स। नंबर 1 पे कौन तबाही मचाता है? तो फ्लड्स। तो भैया डिजास्टर रिलेटेड डैमेजेस हैं, ओवरऑल पैसों के मामले में जो सबसे ज्यादा डैमेज मचाते हैं वो मचाते हैं फ्लड्स, 62% ऑफ द डैमेज। सेकंड नंबर पे आता है आपके फ्लड, ये साइक्लोन्स 29%। तो $32 बिलियन तो 29%, तो आप समझ सकते हो कि फ्लड्स तो भैया 65 बिलियन डॉलर के लगभग का नुकसान करवाते होंगे ये। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल 1999 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड में सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट फिनोमिना क्या है? तो वो है आपके साइक्लोन्स। और सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव फिनोमिना क्या है जिसने सबसे ज्यादा पैसों के टर्म्स में डैमेज किया है? वो भी आपके साइक्लोन्स है। और तीसरे नंबर का सबसे लीथल डिजास्टर है, लीथल मतलब जिसमें जान माल का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। नंबर 1 का सबसे लीथल डिजास्टर कौन सा है? अर्थक्वेक। 42% मतलब 42% जाने क्लेम करता है अर्थक्वेक टोटल, जो भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं फ्लड्स और तीसरे नंबर पे आता है आपका साइक्लोन्स। अब साइक्लोन में जो नंबर ऑफ फैटिलिटीज होती हैं वो काफी कम हो गई हैं। 1999 में जब साइक्लोन्स आए थे तो नंबर ऑफ फैटिलिटीज थी 10,378। 2020 में भी तगड़े साइक्लोन आए लेकिन केवल 110 लोगों की मौत हुई। उसकी रीजन ये है कि हम लोगों ने अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव किया है, साइक्लोन फोरकास्टिंग इंप्रूव हुई है, बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट है भाई, वहां पे प्रॉपर साइक्लोन शेल्टर्स बना के रखे गए हैं। तो जैसे ही साइक्लोन आता है लोगों को पता चल जाता है, लोग दौड़ के जाके साइक्लोन शेल्टर में घुस जाते हैं। पहले से ही साइक्लोन शेल्टर में बहुत सारा खाना वगैरह रख दिया जाता है, रिहेबिलिटेशन और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा होता है अब। तो इसके चलते जान माल का नुकसान थोड़ा कम हो गया। लेकिन उसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद भी भाई जीरो फैटिलिटी अप्रोच नहीं है हमारी। मतलब हम लोग ओवरऑल मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जान माल के नुकसान को, ओवरऑल पैसों के नुकसान को, बट फिर भी ठीक ठाक डैमेज कर जाते हैं साइक्लोन। 1999 से लेकर 2020 के बीच में इन साइक्लोन्स ने सब्सटेंशियल डैमेज किया है पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को। जो लॉसेस हैं इन साइक्लोन्स के चलते वो $2,990 मिलियन से बढ़ के $14,920 मिलियन पे पहुंच गए हैं। और चूंकि लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स हमारे पास नहीं है तो हम पैसों का जो नुकसान है, ठीक है, वो नहीं रोक पा रहे। भले जान माल का थोड़ा बहुत नुकसान और प्रॉपर्टी के नुकसान को हम कम करने की कोशिश, जैसे हम क्या कर सकते हैं भाई, हम साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना सकते हैं ताकि कितनी भी तेज हवाएं चले, कितनी भी पानी बरसे, बिल्डिंग वगैरह ना गिरे। बट फिर भी डैमेज तो देखिए होता ही है। और 1999 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड के बीच में साइक्लोन्स की वजह से जो डैमेज है ना वो 9 गुना बढ़े हैं। ओके, और इन साइक्लोन्स की वजह से जो गवर्नमेंट का खर्चा है भाई वो भी बढ़ जाता है। अब गवर्नमेंट को डिजास्टर मिटिगेशन टीम्स को वहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, ओवरऑल साइक्लोन प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा, लोगों के लिए रिलीफ भेजना पड़ेगा, खाना पीने की चीजें भेजनी पड़ेंगी, साइक्लोन शेल्टर्स बनवाने पड़ेंगे। तो सरकार की जेब से तो देखिए यहाँ पे पैसा निकलेगा ही, बट ये पैसा करना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीजों के चलते देखोगे कि भाई ओवरऑल जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो नेचुरल कम्युनिटीज, मतलब सारी नेचुरल कम्युनिटीज के ऊपर 13 गुना बढ़ गया है। ओवरऑल जो पहले डिजास्टर का खर्चा करती थी 1999 में सरकार, अब 2020 में जो कर रही है वो 13 गुना बढ़ चुका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है 2014 की, उसने एस्टिमेट किया है कि इंडिया विल सफर अ लॉस ऑफ अराउंड 1.8% ऑफ जीडीपी एनुअली बाय 2050 फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स। तो ये क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स अगर आगे आने वाले समय में एग्रेवेट होते रहते हैं, जो कि लग रहा है कि एग्रेवेट होते रहेंगे, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बोल रहा है कि 2014 तक इन इवेंट्स के चलते सालाना जीडीपी को 1.8% का नुकसान हो सकता है इन क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स की वजह से। ओके, 1999 से लेकर 2020 में इंडिया को जीडीपी में 2% का नुकसान हुआ है और 15% रेवेन्यू का नुकसान हुआ, मतलब हमने भी यहाँ पे पैसों का नुकसान उठाया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के हिसाब से इंडिया 7th वर्स्ट हिट कंट्री है ग्लोबली। 2019 में दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स की वजह से परेशान रही हैं, उसमें 7वें नंबर पे सबसे टॉप पे आती है इंडिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट एक्रेंस है एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड इवेंट्स का। कभी भी आप कह लो कि साइक्लोन अक्लोन की तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो ही गई है, एर्राटिक रेनफॉल पैटर्न्स। तो इस प्रकार के जो एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड इवेंट्स हैं, आप देखिए हिमालय में अक्सर अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, एकदम से पानी फ्लो करने लगता है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, ये सब बहुत कॉमन हो गया। तो यहाँ पे रिपोर्ट क्या दिखाती है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, कि इंडिया लॉस्ट अराउंड 2267 ह्यूमन लाइव्स while damages stood at $68,812 million in purchasing power parity in 2019। अच्छा, ये नॉमिनल नहीं है डॉलर्स, ये परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का कंपैरिजन में जीडीपी में आपको बता चुका हूँ। एक पेंसिल इंडिया में ₹2 में आती है,
यूएस में $1 की आती है, तो यूएस में मान लो $1 तो चलो ज्यादा बोल दे, यूएस में मान लो 40 रुपए की एक पेंसिल मिलती है, इंडिया में 2 रुपए की एक पेंसिल मिलती है। तो 40 रुपए का सामान इंडिया में केवल 2 रुपए में मिल रहा है। तो आप यूएस की जीडीपी को इंडिया की जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में कंपेयर करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो इंडिया में जो प्राइस लेवल कम है उनको भी आपको अकाउंट करना पड़ेगा, और जब आप प्राइस लेवल को अकाउंट कर लेते हैं तो नॉमिनल कन्वर्ट हो जाती है परचेजिंग पावर पैरिटी में। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इंडिया को नुकसान हुआ है $68,812 मिलियन का 2019 में, और लगभग 2267 यहाँ पे ह्यूमन लाइव्स गए, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है भाई। इन द सेम ईयर इंडिया रैंक्स फर्स्ट कंसर्निंग ह्यूमन डेथ्स एंड इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड इवेंट्स। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि 2019 में ही इंडिया की पहली रैंक आई किसमें, इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड इवेंट्स और ह्यूमन डेथ्स में। अगर आप देखेंगे तो ये 2267 ह्यूमन डेथ्स और $68 बिलियन लगभग इन परचेजिंग पावर पैरिटी, हमने दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया था इस पर्टिकुलर ईयर में। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं डिजास्टर के रिलेटेड जो नुकसान है। अब इन नुकसानों को सही करने के लिए हमारी सरकारों ने किया क्या है, केंद्र की सरकार की भी बात करेंगे और राज्य की सरकार की भी बात करेंगे। तो 1999 का जब सुपर साइक्लोन आया था आपका उड़ीसा में, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने बहुत सारे साइक्लोन मिटिगेशन मेजर्स लिए थे, जैसे कि एक डिजास्टर वार्निंग सिस्टम लगाया गया था कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, इवैक्यूएशन शेल्टर्स बनाए गए थे साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर और भी कुछ स्टेप्स लिए गए थे, जैसे उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनवाया गया, रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स कराना डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स बनवाना। तो इन सब एक्टिविटीज की मदद से हमने आगे आने वाले साइक्लोन्स में अपने नुकसान को थोड़ा कम किया। जैसे हुदहुद, फानी, अम्फन, यास, इस प्रकार के जब साइक्लोन्स आए तो डेफिनेटली हमने अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया। लेकिन फिर भी जो उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल है, काफी एफिशिएंटली इसने काम किया, लेकिन तब भी ये इनएडिक्वेटेड टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक लॉसेस। अभी भी हमारे पास और स्कोप है कि हम इन इकोनॉमिक लॉसेस को इंडिया में मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार को कुछ मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए टू मिटिगेट एंड मिनिमाइज डिजास्टर डैमेजेस एंड फैटिलिटीज। कौन कौन से मेजर्स हैं? पहला, इट इज इंपरेटिव टू इंप्रूव साइक्लोन वार्निंग सिस्टम एंड रिवैम्प डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। वैसे तो हमारे पास साइक्लोन वार्निंग सिस्टम काफी अच्छे हैं, इनको और इंप्रूव करने की जरूरत है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को हमें तैयार करने की जरूरत है। फिर भारत सरकार को हमारे कोस्टल इलाकों में और शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन लगानी चाहिए, मैनग्रोव्स वगैरह के कवर बढ़ाए जाने चाहिए। अब सैंड माइनिंग के चलते मैनग्रोव कवर उखड़ जाते हैं हमारे, ये मैनग्रोव्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं साइक्लोन्स के अगेंस्ट। तो अगर कोस्टल रीजन में बड़ी क्वांटिटी में मैनग्रोव्स अवेलेबल हैं तो साइक्लोन का इंपैक्ट कम हो जाएगा जब वो कोस्ट पे हिट करेंगे। फिर भाई, कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स, जिसमें साइक्लोन रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, फिर स्टॉर्म सर्ज रेजिलिएंट एम्बैंकमेंट्स को बनाना। स्टॉर्म सर्ज पता है क्या होता है? सुनामी में आपने देखा होगा कि कोस्ट पे लहरें ऊपर उठ के आती हैं। तो सुनामी जब नहीं आती है, समुद्र में तूफान आया और उसकी वजह से या फिर वेदर इवेंट्स की वजह से जो समुद्र की लहरें हैं, पानी है, वो बहुत तेजी से ऊपर उठ के कोस्टल इलाकों में घुस गया, तो उसको आप स्टॉर्म सर्ज बोलते हो। तो इस स्टॉर्म सर्ज को रोकने के लिए कोस्टल इलाकों में एम्बैंकमेंट्स बनाए जाने चाहिए, कैनाल्स होनी चाहिए, इंप्रूविंग रिवर कनेक्टिविटी, कि मान लो पानी बरस भी जाता है, बहुत सारा पानी इनलैंड इलाकों में आ भी जाता है, तो कैनाल और रिवर्स बनी हुई हो ताकि उन कैनाल्स और रिवर्स के रास्ते वो पानी बह के रिहायशी इलाकों से, अर्बन इलाकों से रह के बाहर निकल जाए ताकि जान माल का नुकसान कम हो। फिर नेक्स्ट, installing disaster resilient power infrastructure in coastal districts, providing concrete houses to poor and vulnerable households and creating massive community awareness campaigns। तो मतलब डिजास्टर रेजिलिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, कंक्रीट हाउसेस बनाओ पुअर और वल्नरेबल के लिए, तो भैया ये जो आपकी मिट्टी की कुटियाएं होती हैं सब बह जाएंगी। और कम्युनिटी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई जब साइक्लोन्स आ रहे हैं तो सरकार जो कुछ भी बोल रही है उसको मानिए, दौड़ के जाके अपने रिलीफ शेल्टर में छुट जाइए, अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा डिजास्टर मिटिगेशन को बढ़ाने के लिए। केंद्र की सरकार को समय समय पे पैसा भेजना पड़ेगा और राज्य की सरकार को ग्राउंड लेवल पे बहुत प्रोएक्टिव तरीके से डिसॉल्व होना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाके एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल राज्य की सरकारों के ऊपर से पैसों का बोझ घटेगा अगर केंद्र की सरकार पैसा देगी, और राज्य की सरकारें इफेक्टिवली इन डिजास्टर डेथ को मिटिगेट कर पाएंगे। तो अच्छी अच्छी बातें। अब ये बातें आपने पहले भी बहुत बार सुनी होगी मेरे मुंह से, अलग अलग एडिटोरियल्स में अलग अलग प्रकार की ये जो बातें हैं वो छपती रहती हैं। ग्राउंड लेवल पे इनको इंप्लीमेंट करना ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल, स्टेइंग इन्वेस्टेड, इंडिया मस्ट रिटेन इट्स ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान एंड इट्स पीपल। रिसेंटली हमारी बहुत सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज हमारी सरकार से पूछ रही कि भाई आप ये तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर कर क्या रहे हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बोला है मोदी साहब ने कि आप हमारी सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज को गवर्नमेंट एक्शंस के बारे में बताइए कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस वाले दिन ये जो तालिबान मिलिशिया है काबुल में घुस गया और काबुल को कब्जाने लगा। ओके, और तब से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी एयरफोर्स, ये सब इन्वॉल्व है कि जैसे तैसे करके जो भी इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर उनको बाहर निकालो। अब बात ये हुई कि शुरुआत में गवर्नमेंट ने इंटायर एम्बेसी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सनल को निकाल लिया। अब समझिए बात को, हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, आपने पहले किसको निकाल लिया? एम्बेसी को निकाल लिया, एम्बेसी स्टाफ को। एम्बेसी स्टाफ डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है। एम्बेसी स्टाफ के अगेंस्ट कुछ करने से पहले तालिबान 10 बार सोचेगा। उसको डर लगेगा कि भाई इंडिया अपनी आर्मी भेज सकता है अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो एम्बेसी स्टाफ होता है दीज आर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और हो सकता है कि इस एम्बेसी स्टाफ में कुछ लोग तालिबान से भी कनेक्टेड हो, बातचीत करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट की बातचीत फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन जो आम आदमी होते हैं ना, जो सिविलियंस होते हैं ना, उनको इस प्रकार की प्रोटेक्शन हासिल नहीं होती है। तो अब समझिए, तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो एम्बेसी ऑफिशियल्स को नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचेंगे, लेकिन सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने से पहले वो नहीं सोचेंगे। देखिए दानिश सिद्दीकी को मार दिया खुलेआम। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने अपने एम्बेसी स्टाफ को तो इवैक्यूएट कर लिया, अपने सिविलियंस को हम इवैक्यूएट नहीं कर पाए। अब सिविलियंस को इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बोला जा रहा है कि भाई हमने इंडियन एम्बेसी के स्टाफ को ज्यादा ही जल्दी इवैक्यूएट कर लिया, पहले हमको सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना चाहिए था, क्योंकि तालिबान ने एक एश्योरेंस दी थी कि वो इंडियन एम्बेसी कुछ करेंगे नहीं। हालांकि एश्योरेंस उनकी कोई पक्की नहीं थी, बट अगर हम पहले सिविलियंस को निकालते तो जैसे तैसे करके एम्बेसी स्टाफ बाद में निकल जाता। अब एम्बेसी स्टाफ आपने निकाल लिया है तो सिविलियंस को निकालना मुश्किल हो गया है। हमारी ग्राउंड फोर्सेस आर्मी तो वहां पे ग्राउंड पे है नहीं, वहां तो तालिबान है। इंडियन सिविलियंस अपने दम पे फंसे हुए हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स उनके टच में होंगे, बट उनको बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी काबुल एयरपोर्ट के अंदर वो बाहर नहीं निकल रही है। ब्रिटिश आर्मी जो भी फोर्सेज है वो काबुल एयरपोर्ट के अंदर है, वो बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो ये जो भी इंडियन नेशनल्स है या बाकी देश के नेशनल्स है, ये अपने दम पे काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, और काबुल एयरपोर्ट में एंट्री के लिए उनका कोई कनेक्शन होना चाहिए। बिना कनेक्शन के वो एंट्री पा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब आप अगर देखोगे तो इंडिया ने 1990s में भी इवैक्यूएशन करवाया था अफगानिस्तान से, लेकिन उस समय पे हालात अलग थे। उस समय पे इतने ज्यादा इंडियन नेशनल्स अफगानिस्तान में थे नहीं। उस समय पे हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान में नहीं है। इंडिया की बहुत डीप इन्वेस्टमेंट्स और बहुत डीप कॉन्टैक्ट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो इतने इंटरेस्ट, इतना पैसा खर्च किया, इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए, अफगानिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद की, उनकी पार्लियामेंट को बनाने में मदद की, सलमा डैम को बनाने में मदद की, उनके सोल्जर्स को ट्रेन किया, प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया, और इतने सारे स्टेक्स लगाने के बाद हम लोग को वहां से निकलना पड़ गया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये अलग बात है कि तालिबान ने बोला था कि इंडियन एम्बेसी वहां पर रह सकती है, उनको निकलने की जरूरत नहीं है, बट इंडियन एम्बेसी ने बात नहीं सुनी है। अभी के लिए अगर आप यूरोपियन और यूएस कंट्रीज का स्टाफ देखोगे तो वो कुछ हद तक काबुल एयरपोर्ट के अंदर से ऑपरेट कर रहा है। रशिया, चाइना और ईरान की एम्बेसी चल रही है, उन्होंने अपनी एम्बेसी खाली नहीं की। इंडिया अपनी एम्बेसी खाली कर चुका है, और उसके बाद तालिबान वाले इंडिया की एम्बेसी में पहुंचे, उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, चीजें लूटी। ये खबर तो आपने सुना ही होगी। तो ओवरऑल लोग वहां पे फंस गए, खासकर जो अफगान हिंदूज हैं और जो अफगान सिख्स हैं, और इनफुट अफगान मुस्लिम्स भी, बहुत सारे लोगों को वीजा दिया गया है इंडिया में। अब वो लोग भी इंडिया भाग के आना चाहते हैं। अभी उनको तो दिया तो टूरिस्ट वीजा या फिर लॉन्ग टर्म वीजा, नागरिकता तो दी नहीं है। लेकिन अब वो लोग ऑब्वियस सी बात है इंडिया आ रहे हैं, कौन से बेसिस पे आ रहे हैं कि भाई इंडिया में ही रहेंगे, अब अफगानिस्तान में तो रह नहीं पाएंगे जब तक तालिबान का राज है। लेकिन वो अफगान सिख्स, हिंदूज और मुस्लिम्स जिनके पास इंडिया का वीजा है, वो भी काबुल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। उनके पास तो और कोई कनेक्ट नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के 2 सिख एमपीज जैसे तैसे भाग के अपनी फैमिली के साथ इंडिया आ गए, और वो अपने साथी को वहां पे छोड़ के आ गए। उनके साथी इनको गरिया रहे थे कि देखो भाई चुपके से छोड़ के हमको भाग गए यहाँ से। तो इस प्रकार का काफी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब चूंकि डिप्लोमेटिक स्टाफ को पहले इवैक्यूएट कर लिया इंडिया ने, तो इस प्रकार के लोगों को इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल हो गया है। रीजन बिंग की तालिबान की इन सब पे नजर होगी, ग्राउंड पे तालिबान का कब्जा है। हमारी कोई डिफेंस फोर्सेस ग्राउंड पे है नहीं तालिबान में, मतलब अफगानिस्तान में। तो ओवरऑल इन लोगों को इवैक्यूएट करना मुश्किल हो गया। सरकार कोशिश कर रही है इवैक्यूएट करने की। अब कितना इवैक्यूएशन हो पाता है ये आगे आने वाले समय पता चलेगा। किस प्रकार की सरकार बनती है अफगानिस्तान में, ये आगे आने से में पता चलेगा। किस हद तक तालिबान यहाँ पे पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ये आगे आने से में पता चलेगा। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स किस हद तक इंडिया में ऑपरेट कर पाएंगे, मतलब इंडिया के खिलाफ ऑपरेट कर पाएंगे अफगानिस्तान की जमीन से, ये आगे पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू इंडिया को ये एश्योरेंस दिया था कि अफगानिस्तान की जमीन को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद इस्तेमाल नहीं होने देगा। मतलब कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके इंडिया के खिलाफ अटैक नहीं कर सकते। इस बात की एश्योरिटी तालिबान ने अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इंडिया को दी थी।
लेकिन अब इनकी जो एश्योरेंसेस है उस एश्योरेंसेस पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। बट कुछ और इश्यूज है यहाँ पे, कुछ माइनर इस्लामिक सेक्ट्स हैं जैसे हजारास हो गए, वुमेन हो गए, इनका क्या होगा? आपको पता होना चाहिए जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है आपकी अफगानिस्तान की वो है पाश्तून्स, सेकंड नंबर पे आते हैं तजीक्स, तीसरे नंबर पे आते हैं हजारास। हजारा को काफी प्रोसिक्यूट किया जाता है। इंटर ट्राइबल राइवलरी अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और अभी ये जो पंजशीर वैली वाली जो जगह है वहां पे ज्यादातर तजीक्स हैं। अगर तालिबान और पंजशीर वैली के बीच में लड़ाई होती है तो पाश्तून वर्सेस तजीक वाला हिसाब हो जाएगा यहाँ पे, और हजारा कम्युनिटी को तो प्रोसिक्यूट करते ही हैं, और ज्यादातर ये जो तालिबानी है ये पाश्तून्स है। तो इन हजारास का क्या होगा, वुमेन का क्या होगा? अब देखिए क्या होगा, अब ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना चाहिए था, यूएस को पुल आउट करने से पहले सोचना चाहिए था, जो बाइडेन को सोचना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए था, बट वो नहीं सोचा, सब अपना अपना सोच रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के लोग मरे जिए, इससे किसी को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हालांकि इंडिया ने बहुत लिबरलाइज्ड वीजा पॉलिसी चलाई है, ई इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीजा यहाँ पे अलोकेट किए गए ताकि बहुत मेजर स्केल पे हिंदू, सिख, मुस्लिम्स सब कोई अफगानिस्तान से इंडिया में आ सके। हालांकि एयरपोर्ट का एक्सेस पा पाना सबके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट आए हैं, 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 घंटे वहां पे खड़े रहे और फिर तालिबान ने उनको जबरदस्ती वापस भेज दिया। तो ओवरऑल हालात यहाँ पे काफी ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल है ब्लस्टर एंड बोगस क्लेम्स। यहाँ पे जेर बोल्सोनारो की बात हो रही है। देखिए ये बताया जा रहा है कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी जैसे यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, आपका ये मतलब ब्राजील हो गया, ये सब बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की। अभी इन डेमोक्रेसीज में अगर सबसे ज्यादा डिक्टेटर कहीं का राजा है तो वो है जेर बोल्सोनारो। राजा क्या मतलब, वो प्रेसिडेंट है। अभी 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और जेर बोल्सोनारो भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बैलेट पेपर इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में प्रॉब्लम है। अब सोचो, हंसी आ रही है स्टेटमेंट सुन के, आपको भी आ रही होगी। इंडिया में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की कोशिश कर रही है, जो कि मैनुअल बैलेट पेपर्स की काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है। जेर बोल्सोनारो क्या बोल रहा है ब्राजील के अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में प्रॉब्लम है, हम बैलेट पेपर लेके आएंगे। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब गजब ही बवाल कर रहा है ये। तो 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करा के बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग डलवाने की कोशिश कर रहे थे ब्राजील में जेर बोल्सोनारो। हालांकि इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिफीट हो गया। तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक प्रकार का टारगेट सा कर रखा है जेर बोल्सोनारो ने। जेर बोल्सोनारो का ये बोलना है कि भाई देखिए, अगले साल या तो एक क्लीन इलेक्शन होगा या कोई इलेक्शन नहीं होगा। अब सोचिए, ये फार राइट इनकी अप्रोच है, क्या बोल रहे हैं, या तो क्लीन इलेक्शन होगा या कोई इलेक्शन नहीं होगा। अब क्लीन इलेक्शन क्या होगा, इसकी परिभाषा तय करेंगे जेर बोल्सोनारो। तो जेर बोल्सोनारो के हिसाब से क्लीन इलेक्शन वो होगा जिसमें वो जीत जाए, या वो इलेक्शन होने नहीं देंगे। अब इलेक्शन होने नहीं देंगे तो क्या कूप करेंगे? अब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को भी काफी ग्लोरीफाई करते हैं बोल्सोनारो, अभी आगे आपको बताऊंगा। फिर अगर आप देखो तो जेर बोल्सोनारो का बोलना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की ही गड़बड़ थी कि 2018 के प्रेसिडेंशियल कंटेस्ट में मैं पहले राउंड में नहीं जीत पाया, दूसरे राउंड में जीता। आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राजील का प्रेसिडेंट होता है वो 4 साल के टर्म के लिए चुना जाता है और ओवरऑल 2 राउंड्स में इलेक्शन होते हैं। तो 2018 के इलेक्शंस के पहले राउंड में जेर बोल्सोनारो हार गए थे। तो ये बोल रहे हैं कि फ्रॉड हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, उसकी वजह से मैं हारा था। अब यहाँ पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, फॉर्मर और सिटिंग, वो जैसे तैसे करके यहाँ पे जान गए हैं कि ये जो जेर बोल्सोनारो ये काम गड़बड़ कर रहा है। इनका ये बोलना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी जेर बोल्सोनारो, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो चेंज की डिमांड कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि जेर बोल्सोनारो के ऊपर बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं। जैसे जो सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट है ब्राजील के अंदर, वो जेर बोल्सोनारो की इंक्वायरी कर रहा है कि इन्होंने ऑफिस का अब्यूज किया है, गलत प्रकार से अपनी पोस्ट का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्राजील इस बात को एग्जामिन कर रहा है कि जेर बोल्सोनारो ने फेक न्यूज फैलाई है। मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर जेर बोल्सोनारो को गरियाया जा रहा है। फिर 2019 जनवरी में जब जेर बोल्सोनारो पावर में आए, तब इनको क्रिटिसाइज किया गया कोविड-19 की पैंडेमिक की हैंडलिंग के लिए, और इनकी गलत हैंडलिंग के चलते 5 लाख लोगों की जान चली गई आपकी ब्राजील में। फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी इनके ऊपर चालू है फाइनेंशियल मतलब इरेगुलरिटीज को लेके। कोविड-19 की वैक्सीन की गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स में प्रॉब्लम है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई, इस कोवैक्सीन का ऑर्डर ब्राजीलियन अथॉरिटीज में दिया और ऐसा बोला गया कि बहुत हाईली इन्फ्लेटेड प्राइस पे दिया।
हाईली इन्फ्लेटेड प्राइस पे अगर आप वैक्सीन ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मतलब आप अपने देश के अंदर ओवरऑल वैक्सीन के दाम बढ़ा रहे हो, तो ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जाता है। फिर ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जेर बोल्सोनारो का ये बोलना था कि कोरोना वायरस फैलने दो, जब ज्यादा लोगों के अंदर कोरोना वायरस फैल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, जब ऑटोमेटिकली उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी, तो वैसे ही उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो ओवरऑल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का चार्ज भी लग सकता है जेर बोल्सोनारो के ऊपर, कि इन द फर्स्ट केस उन्होंने कोविड के स्प्रेड को रोकने की कोशिश नहीं की, उसको फैलने दिया, और उस फैलने के चलते जब बहुत सारे लोगों को कोविड हो जाएगा तो सब लोग इम्यून हो जाएंगे, कोई मरेगा नहीं। अब ये जो अप्रोच थी कुछ हद तक बोरिस जॉनसन यूके ने भी करी थी, बट ये अप्रोच काम नहीं देती है। जब जाने जाने लगती है ना तो एकदम से ऊपर प्रेशर आता है, और ये प्रेशर जेर बोल्सोनारो के ऊपर भी आया था। अब तो खैर ब्राजील में भी वैक्सीनेशन चालू हैं ठीक ठाक तरीके से। फिर एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा, ठीक है, इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे थे पहले, अब इनके करप्शन चार्जेस मार्च 2021 में हटा दिए गए हैं। तो अब अगले साल 2022 में जो फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस होगा वहां पे जेर बोल्सोनारो को टक्कर देंगे लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, और उनके काफी चांसेस हैं जीतने के। और जेर बोल्सोनारो की पॉपुलैरिटी बहुत गिर रही है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हटा के बैलेट पेपर मैनुअल लेके आना, इस चीज को लेके, कोविड-19 की हैंडलिंग को लेके, इन सब को लेके लोग बोल्सोनारो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और बोल्सोनारो में एक और प्रॉब्लम है, बोल्सोनारो ब्राजील के पुराने मिलिट्री लीडर्स को काफी एडमायर करते हैं। ये जो पुराने मिलिट्री लीडर्स हैं, जो भी कूप हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल बोल्सोनारो ने आर्म्ड फोर्सेस को बोला कि जो 1964 का कूप था ब्राजील का, इसकी एनिवर्सरी को मनाओ। इस कूप में मिलिट्री ताकत में आ गई थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। अब जब बोल्सोनारो ने ये बोला कि कूप को मनाओ, आप एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो और आप आर्म्ड फोर्सेस को बोल रहे हो कि हमारी हिस्ट्री में जो कूप हुआ है इस कूप को सेलिब्रेट करो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका डिक्टेटोरियल माइंडसेट है। और बहुत सारे प्रीवियस मिलिट्री रूलर्स, प्रीवियस मिलिट्री जनरल्स बोल्सोनारो की कैबिनेट रैंक्स पे बैठे हैं। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि थोड़ा डिक्टेटोरियल माइंडसेट है जेर बोल्सोनारो का, और इस बात के चांसेस हैं कि वोटिंग से अगर ये अगली साल नहीं जीत पाए तो हो सकता है कि ये मिलिटरीली पावर को पकड़ने की कोशिश करें, ग्रैस्प करने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहां पे एक और इवेंट हुआ था। डिफेंस मिनिस्टर ने, जो ब्राजील का डिफेंस मिनिस्टर है, इसने आर्म्ड फोर्सेस को स्टेटमेंट इशू किया। ब्राजील के डिफेंस मिनिस्टर ने आर्म्ड फोर्सेस को बोला कि भाई आपकी जो लॉयल्टी है वो ब्राजील के संविधान के प्रति है, ना कि ब्राजील के प्रेसिडेंट के प्रति। समझिए, जब ओवरऑल जेर बोल्सोनारो ने हद कर दी और हर चीज अपने हिसाब से करने लगा, तो इनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ने तीनों आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को एक इंस्ट्रक्शन इशू किया कि योर लॉयल्टी लाइट्स टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राजील एंड नॉट टू द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। इस बात पे जेर बोल्सोनारो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को बोला कि भाई चलो हटो। डिफेंस मिनिस्टर को निकाल दिया उसकी कुर्सी से, उसकी जगह किसी और को बैठा दिया। जब डिफेंस मिनिस्टर को निकाल दिया तो तीनों आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के जो हेड थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब कि ओवरऑल दुनिया की जितनी भी बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर कहीं पे कोई एक लीडर सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश कर रहा है तो वो है जेर बोल्सोनारो, और वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि 2022 का इलेक्शंस जीता जाए बाय हुक और बाय क्रुक। अब बाय क्रुक में वो किस लिमिट तक गिर सकते हैं ये देखना बाकी, काफी गिर सकते हैं। बट अगर मान लो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में हारने लगे तो क्या वो कूप करने लगेंगे मिलिट्री की मदद से? अब मिलिट्री की मदद से कूप करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास मिलिट्री की हेल्प होनी चाहिए। आप एक सिविलियन लीडर हो और ओवरऑल मिलिट्री कूप में मिलिट्री लीडर्स ही लीडर बनते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जेर बोल्सोनारो हारेंगे और कोई दूसरा ताकत में आएगा। ये यहाँ का लॉजिक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रगलिंग टू रिकवर गिवन द पेस ऑफ वैक्सीनेशन एंड द वायरस म्यूटेशंस, इट मे टेक अ व्हाइल फॉर द इकोनॉमी टू बाउंस बैक। भाई देखिए, यहाँ पे आपको मैं स्टोरी की तरह चीजें बताता हूँ, ज्यादा यहाँ पे दिमाग मत लगाना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जुलाई वर्जन आया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, और यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स और इंडियन इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में कुछ चीजें देखने को मिली। ये बोला गया कि इंडिया की इकोनॉमी 2021 में 6% से बढ़ेगी, लेकिन ये एक एवरेज फोरकास्ट था। एक्चुअली में यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो इमर्जिंग कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, और जो डेवलप कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के पैंडेमिक के बाद ये ट्रेंड बहुत देखने को मिल रहा है। डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे कि यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ये बहुत तेजी से ऊपर जाएंगी, और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है जो कि पहले तेजी से ऊपर जा रही थी, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाएगी। इसके कुछ फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, कोई नया फैक्टर नहीं, रिपीटेड फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे वैक्सीन रोल आउट बहुत तेजी से हुआ है। यूएस में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, बहुत तेजी से वैक्सीनेट कर रहे हैं।
यूएस की ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन टोटली वैक्सीनेट हो चुकी है, मतलब उनकी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को दोनों डोजेस मिल चुकी हैं, 60% पॉपुलेशन को एक डोज मिल चुकी है। यूके में भी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेजी से चल रही है, बट क्या इंडिया में बहुत तेजी से चल रही है? ऑब्वियस ही बात नहीं है। इंडिया में लगभग 10% या 13% आबादी ही पूरी तरीके से वैक्सीनेट हुई है। 56 करोड़ डोजेस हमने पिछले 2-3 दिन पहले का डाटा है, हमने दे दिए, बट कहीं पे भी वी आर नॉट क्लोज टू इवन 50% मार्क। अभी तक हमने केवल अपनी 10% आबादी को पूरी वैक्सीनेशन दी है, और हमारा टारगेट ये है कि 31 दिसंबर तक पूरा देश फुल्ली वैक्सीनेट हो जाए, और वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। पहली बात तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये वैक्सीन रोल आउट के चलते जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी डेवलप्ड कंट्रीज में, और डेवलपिंग कंट्रीज में सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं रहेगी। उसके चलते डेवलपिंग कंट्रीज में जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो धीमी हो जाएगी। प्लस डेवलप्ड इकोनॉमीज इसलिए भी ग्रो कर रही हैं क्योंकि पहले से उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए फिजिकल स्टिमुलस पैकेज बड़े अमाउंट में दिए। आप यूएस यूरोप में देखिए, जबरदस्त फिजिकल स्टिमुलस पैकेज दिए गए, जबरदस्त पैसा वहां की फेडरल रिजर्व ने उनकी इकोनॉमी में पंप इन किया। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज थी इंडिया जैसी, उनके पास इतना पैसा नहीं था। हम चूंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा फिजिकल स्टिमुलस पैकेज नहीं चला पाए। हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज चलाया, बट दैट इज नॉट इनफ, और पैसों की जरूरत है। ओके, तो इसीलिए आप देखोगे कि इनकम सपोर्ट ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, इमर्जिंग कंट्रीज थी, अपने लोगों को नहीं दे पाई। उसके चलते हजारों की तादाद में लोगों की नौकरियां गई, लोग यहाँ पे परेशान हुए, इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ी धीमी पड़ गई। और वहीं पे डेवलप्ड कंट्रीज के पास पैसा था, उन्होंने पैसा खत्म किया, उनकी इकोनॉमिक रिकवरी तेज है, उनके यहाँ पे एक्टिविटीज भी नॉर्मलाइज हो रही है, चूंकि वैक्सीन रोल आउट बहुत ज्यादा तेज है। इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो हमारी तो हालत बहुत ही खराब है। 2020-21 में कहा जा रहा है कि 7% से ज्यादा हमारी इकोनॉमी गिरी है। ऐसा बोला जा रहा था पहले कि हमारी 10% इकोनॉमी बढ़ेगी 2021-22 में, बट ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जब 10% के प्रोजेक्शंस दिए जा रहे थे ना, तब सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस नहीं आई थी, और सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस ने सब कुछ तोड़ के रख दिया। जान माल तो गई गई, ओवरऑल इकोनॉमी के भी बुरे हालात हो गए। और हमारा रिटेल इन्फ्लेशन भी अच्छा खासा चल रहा है, 6% से ज्यादा है हमारा रिटेल इन्फ्लेशन, और हमारी अपर लिमिट ही 6% है, तो अपर लिमिट से ऊपर जा रहा है हमारा रिटेल इन्फ्लेशन। तो कुल मिला के ओवरऑल काफी प्रॉब्लम्स है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई को समझ में नहीं आ रहा कि रेपो रेट कम करें या रेपो रेट ज्यादा करें, मतलब इकोनॉमी में ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करें या इकोनॉमी से कम पैसा इन्फ्यूज करें। सरकार का प्रेशर आरबीआई के ऊपर, ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करो। आरबीआई के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा पैसा इंप्रूव करना अब सही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाएगा, ऑलरेडी 6% से ऊपर है। तो हालात इंडिया के अंदर काफी खराब है। फिर गूगल मोबिलिटी इंडेक्स का डाटा आया है 26 जुलाई को, वो ये दिखाता है कि लोग रेस्टोरेंट, कैफे, शॉपिंग सेंटर्स में 20% कम जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो जगहें खुल रही हैं वहां पे भी लोग बाहर निकलना कम प्रेफर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह में जाके खर्च करना कम प्रेफर कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिक नहीं रहे हैं, लोगों की नौकरियां चली गई तो उनकी जेब में पैसे नहीं है सामान वामान खरीदने के लिए, खर्चा करने के लिए। कुल मिला के गवर्नमेंट ने एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी जो अपना खर्चा है वो भी कम कर दिया है। 2020-21 में सरकार ने जितना पैसा खत्म किया था, 2021-22 में वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास है ही नहीं पैसे। फिर जो जीएसटी कलेक्शंस है, एक चीज अच्छी भी हुई यहाँ पे, जीएसटी कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं, तो इसके चलते हो सकता है आगे आने वाले समय में सरकार कुछ खर्चा करे और ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसा दिया जाए। फिर इंडिया की जो इमेज थी ना कि वी आर द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये इमेज भी बेकार हो गई है। अगर आप यूएस जैसी कंट्रीज को देखोगे तो जब उनके यहाँ पे कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, उन्होंने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बहुत पैसा दिया, उन्होंने एडवांस में ऑर्डर्स प्लेस किए और अपने लिए वैक्सीन स्टोर करके भर ली। भारत सरकार एक ऐसी सरकार थी जहां पे थोड़ा इतना, एक्चुअली हमारी भारत सरकार की भी गलती नहीं, वो पहले एसेस नहीं कर पाए कि ये चीज कितनी बड़ी हो जाएगी। अब गलती थी नहीं थी वो एक अलग चीज है, गलती है कि ये बहुत बड़ी भी थी कि भाई इतने सारे इलेक्शन कराए गए, आपने रिलीजियस इवेंट्स की परमिशन दे दी, तो इसका कंबाइंड इफेक्ट ये आया कि इतनी तेज कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ कि सरकार को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। फाइनली सरकार को समझ में आया कि भाई वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद करो और सारी की सारी वैक्सीन इंडिया के अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए, और वो हमने किया। उसके चलते जो हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी थी वो भी थोड़ी कमजोर पड़ी है। और वैक्सीन धीमे देने की प्रॉब्लम यह है कि आगे आने वाले समय में नए म्यूटेशंस अकर कर सकते हैं, और ये नए म्यूटेशंस हमारे इन्फेक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में सही नहीं होगा। अगर अमेरिका में मान लो पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाता है तो उनकी आबादी में कोई नया म्यूटेशन आएगा कोरोना वायरस का, इसके चांसेस कम है। बट चूंकि हमारे यहाँ पे ये जो वैक्सीनेशन है वो इतनी तेजी से नहीं हुआ है, तो कुल मिला के इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर कोई दूसरा म्यूटेशन डेफिनेटली आ सकता है। रीजन बीइंग वी आर नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड, तो किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, कोविड-19 ने अफेक्ट किया, तो एक नए प्रकार का आप कह सकते हैं कि म्यूटेशन जनरेट हो सकता है। प्लस वैक्सीन की एफिशिएंसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है।
रिसेंटली फाइजर ने बोला है कि जो उनकी एंटीबॉडीज है वैक्सीन की वो कम इफेक्टिव हो रही है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, और यही चीज आपका मॉडर्ना और कोविशील्ड सबके लिए एप्लीकेबल है। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में जो वैक्सीन हमने लगाई है अगर इनकी इफेक्टिविटी कम होती तब हम क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उस सवाल का मुझे जवाब दीजिए साइक्लोन से रिलेटेड। ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन करें, अगर कर सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।